नमस्ते बच्चों। अ, आज का जो मेरा विषय है वो है हिंदी शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। बच्चों, आज सिद्धांत से पहले हम ये जान लें कि हिंदी शिक्षण कहते किसको है, मातृभाषा शिक्षण कहते किसको है। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म लेने के बाद बच्चे अपने घर में अपने परिवार में भाषाओं को सीखता है, समझता है, बोलता भी है और इस प्रकार से वह अपना जो व्यवहार है भाषा के थ्रू घर में करता है। लेकिन क्या उस भाषा के माध्यम से क्या व्यक्ति पूर्ण कहलाएगा या वह स्टूडेंट्स पूर्ण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अपनी भाषा को परिमार्जित तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए, परिष्कृत तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए, व्याकरणिक दृष्टिकोण से शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त करने के लिए उसे क्लास का सहारा लेना पड़ेगा, विद्यालय का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहा गया है कि अनुकरण के द्वारा जो परिवार में हम जो भाषा सीखते हैं वो पर्याप्त नहीं होता है। हमें भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें स्कूल का, विद्यालय का सहारा लेना पड़ेगा, शिक्षक का सहारा लेना पड़ेगा। कहा जाता है कि विद्यालय में जब शिक्षक भाषा शिक्षण करते हैं, भाषा पढ़ाते हैं और उसके माध्यम से जब ध्वनियों के बारे में, शब्दों के बारे में, मुहावरों के बारे में, लोकोक्तियों के बारे में और साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सारी विधाओं के बारे में जब संपूर्ण जानकारी दी जाती है तो ये कहा जाता है कि ये हिंदी शिक्षण है। हिंदी शिक्षण का मतलब यह कि भाषा शिक्षण के माध्यम से कक्षा में जब शिक्षक द्वारा ध्वनियों का, शब्दों का, वाक्यों का और साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी दी जाती है या बताया जाता है तो उसे सामान्य तौर पर हिंदी शिक्षण कहा जाता है। दूसरे अर्थ में ये भी कहा गया है कि जिस क्रिया द्वारा बालक को हिंदी भाषा से संबंधित भाषा कौशल में प्रवीणता प्रदान करके उसके चिंतन तथा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा जीवन से संबंधित किसी भी विषय का अध्ययन करने की सामर्थ्य विकसित की जाती है तो उसे भाषा शिक्षण या मातृभाषा शिक्षण या हिंदी शिक्षण कहा जाता है। इसमें दो राय नहीं है बच्चों कि पढ़ने पढ़ाने का जो एक माहौल होता है, क्लासरूम का जो माहौल होता है, भाषा शिक्षण करते समय भाषा शिक्षक का जो रोल होता है या भाषा शिक्षण करते समय छात्र का जो रोल होता है, क्लासरूम का जो रोल होता है, वो एक अनुपम उदाहरण है किसी भी विषय को सीखने के लिए। और जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा कौशल की जो प्रवीणता है वो 4 कौशल के थ्रू आती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चारों कौशल में बच्चे को प्रवीणता हम कैसे डेवलप करेंगे? बिना क्लासरूम के डेवलप नहीं हो सकता है। और इसके लिए हमें कई प्रकार के अप्रोच लगाने पड़ते हैं, कई प्रकार के सिद्धांतों का भी पालन करना पड़ता है कि हम ऐसा क्या करें। शिक्षण कार्य करना एक कला है, शिक्षण करना एक कला है और कहा गया है कि इस कला में प्रवीण होने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को बालक की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, बालक की योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण करना कोई साधारण बात नहीं है। शिक्षण करने के लिए आपको बालक की योग्यता, बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक की जो विभिन्नता है, विभिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। और बिना बालक की जो आवश्यकता है, उसका जो नीड है, वह नीड भी एक शिक्षक को जानना पड़ेगा। और इसीलिए इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए ये जो मैंने 2, 4, 5 चीज़ें बताई, बालकों की आवश्यकता, बालकों की रुचि, बालकों की योग्यता, बालकों की क्षमता, ये सब सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके जब शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करता है तो उसे कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, उसे कुछ प्रिंसिपल्स का पालन करना पड़ता है। बिना सिद्धांत के शिक्षण कार्य करना सरल नहीं है, दूभर है, कठिन है, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भाषा शिक्षण में भी बहुत सारे सिद्धांतों का वर्णन आया है। एक एक करके आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। भाषा शिक्षण के कौन कौन से ऐसे सिद्धांत होते हैं जो बालक की योग्यता, बालक की आवश्यकता, बालक की क्षमता या बालक की जो ये जो है विभिन्नता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई गई है।
तो सबसे पहला सिद्धांत कहता है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत क्या, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि व्यक्ति कोई भी किसी भी विषय को पढ़ाए, यदि छात्र की रुचि जग गई किसी विषय को पढ़ने में, तो वह उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रचित्त होकर के ध्यान भी लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा भी, और वह सीख जो है, वो जो लर्निंग है, वो उसके मानसिक पटल पर स्थायी रूप से बहुत दिनों तक रहता है। तो भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत में पहला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। कहा जाता है कि जब तक भाषा में रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे आप, शिक्षक रुचि उत्पन्न नहीं करेगा, तब तक भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चा जिस कार्य में रुचि लेता है उस कार्य को बहुत अच्छे से करता है। इसलिए भाषा शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है, भाषा शिक्षक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह छात्रों के अंदर भाषा सीखने के प्रति रुचि को जागृत करे। अब इसके लिए बहुत सारे चीज़ों को अपनाया जा सकता है, बहुत सारे अप्रोचेस लगाए जा सकते हैं। कुछ उपायों की बात करते हैं, कैसे आप रुचि डेवलप करेंगे बच्चों में, छात्र में रुचि कैसे डेवलप करेगा शिक्षक। तो कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट दिखा करके, कोई मॉडल या कोई चित्र दिखा करके, दृश्य श्रव्य सामग्री जो होता है और जो ऑडियो विजुअल एड्स जो होता है, उसको दिखा करके आप बच्चों के अंदर रुचि को जागृत कर सकते हैं। बच्चों की जो योग्यता है या बच्चों की जो क्षमता है, उस हिसाब से उससे प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, लेवल को ध्यान में रखते हुए। बहुत कठिन प्रश्न नहीं, आसान से आसान प्रश्न, पहले आसान पूछेंगे, सरल से सरल प्रश्न पूछेंगे, फिर कठिन से कठिन प्रश्न पूछेंगे। यानी सरल से कठिन, इजी टू कॉम्प्लेक्स का जो हमारा शिक्षण सूत्र है उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि छात्रों की जो योग्यता है, छात्रों की जो क्षमता है, उसी को ध्यान में रख करके हम बच्चों से प्रश्न पूछ करके हम रुचि डेवलप कर सकते हैं। बच्चों की जो रुचि है, उसकी जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम शिक्षण विधि को अपना करके बच्चों में रुचि डेवलप कर सकते हैं। शिक्षण विधियाँ कई हैं, व्याख्यान विधि है, समीक्षा विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, व्यास विधि है, अर्थबोध विधि है, अनेक विधि के बारे में चर्चा हम लोग आगे आने वाले क्लास में करेंगे, वीडियो में करेंगे। तो अनेक विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भाषा शिक्षण में ऐसी कई विधियां हैं जिसके माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जहाँ तक रुचि की बात है, हम ऐसे कौन से शिक्षण विधि को अपनाएं, ऐसे कौन से टीचिंग मेथड्स को अपनाएं जो छात्रों में अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न करेगा, यह भी ध्यान में रखना होगा हमें। इसके साथ साथ साहित्यिक क्रियाकलापों का आयोजन करेंगे। जो भी साहित्यिक क्रियाकलाप हैं, जैसे मान लो अंताक्षरी है, भाषण प्रतियोगिता है, वाद विवाद है, अनेक प्रकार की क्रियाकलाप हम कक्ष में कर सकते हैं जो छात्रों को रुचि उत्पन्न करेगा, रुचि डेवलप करेगा। इसके साथ साथ हम कोई खेल विधि, प्लेवे मेथड अपना सकते हैं। भाषा से रिलेटेड कुछ खेल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्लासरूम में। कुछ खेल के माध्यम से भी हम बच्चों के अंदर रुचि डेवलप कर सकते हैं। खेल में तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे शब्दों के शब्द गेम बना सकते हैं, वर्ड गेम जिसको आप कह सकते हैं। बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, शब्द गेम में काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक रुचि जगाने के लिए इन सब चीज़ों को करना चाहिए। उसके अलावा है बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को प्रस्तुत करके। अब जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है, बच्चा जो जानता है उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। अब न्यू नॉलेज जो उसको देना है उसके साथ उसको कनेक्ट करिए। तो पहले आप जानेंगे तब तो आप नए नॉलेज के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। तो प्रीवियस नॉलेज जो है, पूर्व ज्ञान जो छात्रों का है, उसको आप जानिए, क्वेश्चन आंसर के थ्रू जानिए, या फिर आप ऐसे भी गेस लगा सकते हैं कक्ष के हिसाब से कि बच्चे का मानसिक लेवल या बच्चे का जो बुद्धि स्तर है वो इस हिसाब से कितना जानता होगा। एक लेवल ऐसे भी शिक्षक लगाता है। तो आप ऐसे ना करके आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू जाएं और प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता करें, और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा का ये लेवल है, यहाँ तक जानता है, उसके आगे हमें नई जानकारी देनी है। तो इससे क्या लाभ होगा कि यदि बच्चा प्रीवियस नॉलेज में बहुत सारी चीज़ों को जानता है और वही चीज़ आप उसको क्लासरूम में रेफ़र कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो निस्संदेह जो पका पकाया भोजन है उस पर आनंद नहीं आएगा, मतलब उस पर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा खुद ब खुद उसके बारे में जान रहा है। तो हमें नोटिस करनी होगी कि बच्चा जो नहीं जानता है वो देना है हमको। तो हमें प्रीवियस नॉलेज के बारे में क्वेश्चन आंसर के थ्रू पता करेंगे और फिर हम नई जानकारी उसको देंगे। तो इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे नए ज्ञान को लेकर के।
ज्ञान को हम बच्चों के जीवन से जोड़ेंगे। बच्चे का जो लाइफ है, हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ाते समय, अध्ययन अध्यापन करते समय यदि हम बच्चे के जीवन से, उसके लाइफ से सारी चीज़ों को जब जोड़ते जाते हैं और ये बताते जाते हैं कि आपके लाइफ में कितना उपयोगी है। और भाषा शिक्षण में तो बहुत सारी चीज़ों का वर्णन आया है। जैसे मान लीजिए हम व्याकरण ही पढ़ते हैं, तो व्याकरण पढ़ने के माध्यम से भाषा पर अच्छी पकड़ तो होती ही होती है। भाषा आपकी कितनी परिष्कृत हो जाती है, परिनिष्ठित भाषा हो जाती है, गुणवत्तापूर्ण भाषा हो जाती है। बहुत सारे दोहे पढ़ते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, बहुत सारे नाटक, बहुत सारे जीवनियों को आप पढ़ते हैं। तो हर चीज़ों को पढ़ने के बाद नए नए अनुभव मिलते चले जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में भी उपयोग करता है या जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करता है। प्रेरणा पा करके, मैसेज पा करके, हर कहानी का मैसेज होता है, कुछ न कुछ उससे सीख मिलती है। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम भाषा शिक्षण के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक रीढ़ का काम करता है भाषा शिक्षा। भाषा शिक्षा में ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वर्णन आया है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को स्मूथली आगे बढ़ाने का बहुत सारा काम करता है। तो हम ऐसे चीज़ों को, ऐसे नॉलेज को बच्चों के साथ हम जोड़ेंगे। उसके साथ साथ और क्या हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं? यदि हम कविता शिक्षण कर रहे हैं तो कविता पाठ बच्चों से करवा सकते हैं, अंताक्षरी करवा सकते हैं, कविता कंठस्थ करने की जो विधि है उसकी प्रेरणा बच्चों को दे सकते हैं। तो एक छोटा बहुत, मतलब थोड़ा सा बच्चे इंटरेस्ट उसमें लेंगे। पहले हम थोड़े थोड़े कहेंगे कि आप 4 लाइन को याद कर लीजिए, फिर 4 लाइन याद कर लिया तो फिर 8 लाइन याद कर लीजिए। तो ये मेथड से हम जाएंगे तो बच्चे भाषा में रुचि लेने लगेंगे और कविताओं को कंठस्थ करने का भी प्रयास करेंगे। नाटक शिक्षण में हम बच्चे को अभिनय करा सकते हैं, अभिनय का जो कौशल है उसकी जानकारी दे सकते हैं, उसका प्रशिक्षण दे सकते हैं और नाटक का मंचन हम करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के किताब में जो नाटक है या नहीं भी है, छोटा मोटा नाटक, आप भाषा की शिक्षा में कुछ नाटक अलग से भी आप ला करके रुचि जगाने के लिए बच्चों को आप नाटक शिक्षण के थ्रू रुचि पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा है। फिर है बच्चों से सहानुभूति एवं उत्साहवर्धक व्यवहार करके भी अध्यापक अपने शिक्षण को रोचक बना सकता है। बच्चों से सहानुभूति और उत्साहवर्धक व्यवहार करेंगे कैसे, कैसे करेंगे ये समझना है हमें। शिक्षक भी इस तरफ ध्यान दे। शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा छात्र भी उसी तरह का व्यवहार करेगा। शिक्षक जितना उत्साह के साथ पढ़ाएगा छात्र भी उतना उत्साह के साथ उसके शिक्षण में आनंद लेगा, उसके टीचिंग में इंटरेस्ट लेगा। तो जितना एफर्ट शिक्षक को लगाना चाहिए आजकल की कक्षाओं में वो नहीं लगा पाता। भाषा शिक्षा में तो खास तौर पर हम बात करेंगे, शिक्षक भी थोड़ा सा मृतप्राय हो गया है भाषा शिक्षा। भाषा शिक्षा को करने में, भाषा शिक्षण के समय वो उतना इंटरेस्ट नहीं जगा पाता जितना जगाना चाहिए। बच्चे भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते जितना लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट जगाएगा कौन? बाहर से तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा जगाने के लिए, एक शिक्षक को ही यह काम करना पड़ेगा और भाषा शिक्षक को ही तो खास तौर पर ये काम करने पड़ेंगे। तो ये था रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत में कई सारे ऐसे अप्रोचेज के बारे में आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हम छात्रों को भाषा सीखने के प्रति हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला था रुचि का सिद्धांत। अब हम दूसरी सिद्धांत की बात करेंगे, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। क्रियाशील, बच्चे को क्रियाशील आप कैसे रखेंगे? मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो कहता है कि बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं, वे निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते। बच्चे का एक नेचर होता है, आप देखे होंगे कक्षा में कोई भी बच्चा शांत चित्त अवस्था में बहुत देर तक नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह उसका नेचर ही नहीं है। बच्चे हमेशा कूदते फांदते रहेंगे, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे, मतलब वो निश्चिंत होकर के, शांत होकर के बैठते नहीं हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में, टीचिंग प्रोसेस में हमें बच्चे को अधिक से अधिक क्रियाशील रखने की ज़रूरत है। और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं। शिक्षण उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जब चर्चा चल रही थी, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य की बात हो रही थी। तो सामान्य उद्देश्य तो ठीक है, विषय से संबंधित, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य है, जिसको आप कक्षा के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह प्राप्त कैसे होगा? उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको छात्रों को क्रियाशील रखना ही रखना होगा। अब है कि आप शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ ऐसे क्रियाशील से संबंधित कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप कक्षा में
भाषा शिक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे बच्चों के साथ आप मौखिक वार्तालाप कर सकते हैं, उनके साथ ओरली जो है डिस्कशन कर सकते हैं, ओरली टॉकिंग कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, घटना का कोई वर्णन करवा सकते हैं, कहानी कहना और कहानी सुनना, इन सब चीज़ों की एक्टिविटी हम क्लास में करा सकते हैं। इससे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। दूसरा चीज़ कि कक्षा में पढ़ाते समय आदर्श वाचन के बाद छात्र से अनुकरण वाचन करा करके बच्चों को सक्रिय रह सकते हैं। आदर्श वाचन शिक्षक करता है, आदर्श वाचन के जस्ट बाद अनुकरण वाचन होता है जो छात्रों के द्वारा कराया जाता है। शिक्षक कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन करवाते हैं, तो वैसे छात्रों के माध्यम से या अनुकरण वाचन के माध्यम से हम ये बच्चों को हम क्रियाशील रख सकते हैं। आगे जो है आने वाले समय में जब वाचन के बारे में विस्तार से हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें अनुकरण वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ पर ये चर्चा आ गई है तो आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा और अनुकरण वाचन उसके बाद स्टूडेंट्स के द्वारा कराया जाता है, तो स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं उसमें। तीसरा इसमें है अर्जित ज्ञान को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर देकर सक्रिय कर सकता है। बच्चे ने पूरे कक्षा में क्या सीखा, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं, रिटेन वर्क दे सकते हैं, क्लास टेस्ट ले सकते हैं, यूनिट टेस्ट ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे अधिक से अधिक क्रियाशील रहेंगे। और अनेक प्रकार के साहित्यिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रति बच्चे को भाग लेने के लिए बच्चे को आप हमेशा एक्टिव रखिए। जो भी क्रियाकलाप आप करते हैं कक्षा में या कक्षा के बाहर जो साहित्यिक क्रियाकलाप होंगे तो बच्चे को उसमें भाग लेने के लिए उसको हमेशा मोटिवेट करते रहिए, तो इससे छात्र बहुत से ज़्यादा क्रियाशील रहेंगे। तो एक्टिविटी ऑफ प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जो है यही है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है जीवन से संबंधित करने के सिद्धांत। इससे ऊपर में भी चर्चा आई थी लेकिन फिर भी यहाँ दोबारा आया है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ। मनोविज्ञान जो है उसने ये साबित किया है, उसका रिसर्च है कि जो विषय या जो भी एक्टिविटी बच्चे के जीवन से संबंधित होती है उन्हें सीखने में बच्चा अधिक से अधिक रुचि लेता है, आसानी से सीख भी लेता है। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण करते समय अध्यापक गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, रचना, व्याकरण आदि का ज्ञान बच्चों को देता है। यदि इन सब को पढ़ाते समय बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित कोई उदाहरण, कोई दृष्टांत आदि की सहायता से विषय वस्तु की व्याख्या की जाए तो बच्चा उसे सुनने में, समझने में अधिक रुचि लेगा और विषय वस्तु उसके लिए काफ़ी बोधगम्य बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम जीवन से कैसे संबंधित करेंगे, जब हम जीवन से रिलेटेड कुछ न कुछ उदाहरण हम अपने अध्यापन में विषय वस्तु के साथ जोड़ेंगे या फिर कोई दृष्टांत, किसी घटना का वर्णन हम अपने अध्यापन में विषय वस्तु के साथ जोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से है, तो बच्चे उसमें अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न करेंगे। तो एक सिद्धांत यह भी कहता है कि हम जो भी पढ़ाएं भाषा शिक्षण के माध्यम से वह जीवन को जोड़े, उससे जीवन के साथ जुड़े, तो बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेंगे। अगला सिद्धांत है बोलचाल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन। भाषा बोलने की वस्तु है, भाषा बोलने की वस्तु है, विचार विनिमय का साधन है। तो विचार विनिमय या बोलने का सिद्धांत जो है उसको कंप्लीट फॉलो करने के लिए हम भाषा के मौखिक और लिखित रूप का सहारा लेते हैं। बोलचाल के बिना मौखिक रूप का अभ्यास हो नहीं सकता। यदि मान लीजिए हम लिखित भाषा की बात करें तो लेखन के बिना लिखित अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। तो भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बोलचाल के सिद्धांत को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। मौखिक रूप से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए बोलने के लिए। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, अध्यापक को पढ़ाते समय अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर पूछना चाहिए। अध्यापक को पढ़ाते समय छोटी मोटी कहानियों का वर्णन खुद भी करना चाहिए और बच्चे को भी कहना चाहिए कि आप भी कहानी सुनाओ, या कहानी आप सुना देते हैं तो बच्चों से पूछिए कि आपने कहानी क्या सीखा, या इसी आधार पर उनमें कोई दूसरी कहानी सुनाओ। वाद विवाद डिस्कशन करा सकते हैं, कविता पाठ करा सकते हैं, संवाद करा सकते हैं, घटना का वर्णन करा सकते हैं। इसके अलावा भाषण सस्वर पाठ करा सकते हैं। इन सब एक्टिविटी के माध्यम से क्या होगा, छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की जो प्रवृत्ति है वो डेवलप करेगी, उचित गति सीख सकेंगे, हाव भाव जो गेस्चर पोस्चर है वो आ सकेगा। इसके अलावा जो स्वरों का उतार चढ़ाव है उसके बारे में जान सकेंगे, और साथ ही साथ जो मूल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रभावशाली तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करना। तो प्रभावशाली तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर दीजिए बोलने का।
अधिक से अधिक अवसर दीजिए कि वो अपने आप को अभिव्यक्त करे। तो ये था बोलचाल का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत बोलचाल का सिद्धांत। अभी तक आप लोगों ने रुचि का सिद्धांत देखा, क्रियाशीलता का सिद्धांत देखा, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत देखा और बोलचाल का सिद्धांत देखा। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये देखिए पूरी तरह से मनोविज्ञान पर आधारित ये सिद्धांत है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि कक्षा में 40-50 बच्चे हैं तो 40-50 बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। हर बच्चे की क्षमता अलग है, हर बच्चे की योग्यता अलग है, हर बच्चे की रुचि अलग है, हर बच्चे की आवश्यकता अलग है। तो इतने सारे डिफरेंसेस एक क्लासरूम में यदि है तो क्या हम एक ही मेथड से बच्चे को सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें अनेक प्रकार के मेथड्स को अपनाने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए यदि हम थोड़े से अटेंटिव रहें, थोड़े से ज़्यादा फोकस्ड रहें कि कक्षा में किस बच्चे को क्या नीड है, कक्षा में किस बच्चे का कौन सा लेवल है, कक्षा में किस बच्चे का कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके हिसाब से यदि आप प्री प्लानिंग करके कक्षा में जाते हैं तो निस्संदेह आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अपना टीचिंग कर पाएंगे और सभी छात्रों को आप समझ पाएंगे, सभी छात्र भी आपसे सीख पाएंगे। तो मनोविज्ञान यही कहता है कि व्याकरण में यदि कोई बच्चा अशुद्धि कर रहा है तो उसको व्याकरणिक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी बच्चे का लेखन अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है तो लेखन को दुरुस्त करने के लिए उस पर हम काम करेंगे। यदि कोई बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं करता है तो शुद्ध उच्चारण करने का उसको हम अभ्यास करवाएंगे। यदि कोई बच्चा क्लास में अभिव्यक्ति करने में सकुचा रहा है, हेजिटेशन है उसके पास, तो उसको हम अधिक से अधिक अवसर देंगे क्लास में बोलने का। यदि कोई बच्चा अशुद्ध से अशुद्ध जो है वाक्य लिखता है लेकिन उसको समझ नहीं पाता कि अशुद्ध कैसे हो जा रहा है, तो इस पर काम करेंगे। अनेक बच्चे पैराग्राफ लिख लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हमने क्या लिखा। तो ये सब सारी जो डिफरेंसेस हैं क्लासरूम में, अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी व्यक्तिगत विभिन्नता के तौर पर। एक बच्चे की दूसरे बच्चे की क्या आवश्यकता है ये आपको जानना पड़ेगा। आप सारे बच्चों को एक जैसे नहीं मान सकते। मनोविज्ञान यही कहता है कि शिक्षक को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखना चाहिए और उसी आधार पर अपनी टीचिंग करनी चाहिए। तो हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अभ्यास का सिद्धांत। स्वाभाविक रूप से प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस जानते ही हैं, भाषा अभ्यास के बिना नहीं हो सकती। हालांकि कोई भी विषय अभ्यास के बिना नहीं सीखा जा सकता, लेकिन भाषा में विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये बिना अभ्यास के संभव ही नहीं है। तो इसके लिए कहा गया है, एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास थे जन्मति होत सुजान। तो भाषा शिक्षण में हर कौशल जो है, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, हर कौशल वह अभ्यास पर ही आधारित है। तो शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? कर्तव्य ये होना चाहिए कि भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए उससे अधिक अभ्यास करवाने का अवसर दें। अशुद्ध उच्चारण करने वाले छात्र को बार बार शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास कराएं, तो इससे निश्चय ही शुद्ध उच्चारण बच्चा करने लगेगा। यदि कोई बच्चा लिखने में गलतियां करता है तो अधिक से अधिक उसको लिखने का अवसर दीजिए, अधिक से अधिक उसको करेक्शन करिए शिक्षक के द्वारा, तो बच्चे गलतियां कम करने लगेंगे। तो यहीं पर में हम लोग फेल्यूर कर जाते हैं, भाषा शिक्षक यहीं पर फेल्यूर कर जाता है। भाषा क्यों कमज़ोर हो गई बच्चों की? भाषा इसलिए कमज़ोर हो गई कि इंडिविजुअली तरीके से शिक्षक ने बच्चों पर ध्यान देना कम कर दिया। मौखिक तरीके से यदि कोई बच्चा बोल रहा है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, शुद्ध उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लिख रहा है अच्छे से तरीके से कि नहीं लिख रहा है, इन सब चीज़ों पर हमने ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि बच्चा गलतियाँ कर रहा है। आप लोग भी जो असाइनमेंट लिख करके भेजते हैं उसमें बहुत सारे करेक्शन होते हैं। शब्दावली को यदि आप देखेंगे, शुद्ध शब्द जो आप लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत जगह हर्षिकार, दीर्घिकार या हर्षुकार, दीर्घुकार में मैंने देखा है कि काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। तो सोच लीजिए कि हम भाषा शिक्षक बनने जा रहे हैं, और मैंने नोटिस भी किया था कि भाषा शिक्षक के लिए भाषा शिक्षण संबंधी त्रुटियों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भाषा शिक्षक का तो पहला दायित्व होना चाहिए कि हम जो भी बोलें सही बोलें, जो भी लिखें सही लिखें, गलती की संभावना दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है और यही चीज़ हम छात्रों से भी करवाएं। छात्र गलतियां तो करेंगे लेकिन हम अभ्यास के द्वारा उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, अनुपात और क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रपोर्शन एंड ऑर्डर। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप से अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करता है बच्चा? सुनता है और बोलता है।
और लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करता है बच्चा, पढ़ता है और लिखने का कौशल अर्जन करता है। तो भाषा सिखाने का जो ये क्रम है, देखिए भाषा शिक्षण के जो 4 कौशल है उसका एक क्रम है, उस क्रम को आप चेंज नहीं कर सकते। पहला क्रम क्या है, सुनना, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना, फिर है लिखना। तो ये जो चारों क्रम है, इस चारों क्रम में बच्चे को सिखाना होगा। और इस क्रम को सिखाने के लिए भाषा शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पहले स्वयं बोलना चाहिए जिससे छात्र सुनकर समझने की प्रयास कर सके। शिक्षक को पहले स्वयं बोलना चाहिए ताकि छात्र सुन करके समझ सके। फिर छात्रों को स्वयं बोलने का अवसर देना चाहिए ताकि छात्र जो है मौखिक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सके और उसमें जो भी दोष उत्पन्न होते हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। देखिए शिक्षक बोला, छात्र ने सुना, फिर छात्र से बुलवाया, शिक्षक ने उसको ठीक किया। तो ये जो क्रम है सुनना और बोलने का, ये क्रम प्रॉपर चलना चाहिए। सुनना बोलना के बाद क्या होता है, पढ़ना। तो शिक्षक को समय समय पर पढ़ना सिखाना चाहिए। जब शिक्षक आदर्श वाचन करता है तो छात्र को अनुकरण वाचन करने के लिए कहता ही है, तो उस समय छात्र जो है किताबों को पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी किताब पढ़ते हैं अनुकरण वाचन के थ्रू उसमें जहाँ कोई गलती होती है उसको सुधार सकते हैं। अंत में छात्रों को क्या कहा जाता है कि आप अपने भावों को, आप अपने विचारों को, आप अपनी इच्छाओं को, आप अपने फीलिंग्स को जो है लिख करके सबमिट करिए। तो चारों कौशल आ गए कि नहीं आ गए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल क्रम से आ गए। तो जो भाषा सीखने का जो स्वाभाविक क्रम है, जो ऑर्डर है, उसको फॉलो हमें करना ही करना है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। देखिए हम कोई भी काम करें, हम कोई भी वर्क करें, बिना नियोजन के, बिना प्लानिंग के ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम और टीचिंग तो खास तौर पर, टीचिंग करने के लिए जब आप कक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, कक्षा में आप 5 मिनट के लिए जाएं चाहे 50 मिनट के लिए जाएं, आपको प्लानिंग करके जाना चाहिए, प्री प्लानिंग होनी चाहिए। तो क्यों, इससे क्या होता है, प्लानिंग करने से क्या होता है कि आपके टीचिंग की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस लेवल को पढ़ाना है, ये सब सारी चीज़ें पहले से स्पष्ट रहेंगी और सारे चीज़ों की प्लानिंग आप कक्षा कक्ष में करके आएंगे तो आपके अंदर एक वेल कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करता है। मतलब पहले से आप इतने आत्मविश्वासी आप रहेंगे कि कक्षा कक्ष में आपको पता है कि मुझे क्या करना है। तो जब ये पता रहता है तो कक्षा कक्ष में जाने के बाद शिक्षक बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो पढ़ाने के दरमियान प्री प्लानिंग करके शिक्षक को जाना चाहिए। और यही नियोजन का सिद्धांत भी कहता है कि योजनाबद्ध रूप से किया गया कोई भी कार्य जो है वो सफलता हमें प्रदान करता है। बहुत अच्छी लाइन है, योजनाबद्ध से कोई भी काम हम करेंगे तो उसकी जो सफलता है, उसका जो सक्सेस है वो 99% चांसेज है कि आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं पाठ से संबंधित, उन उद्देश्यों को पाठ को पढ़ाने से पहले ही पूर्व योजना बना लेनी चाहिए। और पूर्व योजना क्या है आप जानते ही हैं, पाठ योजना, लेसन प्लान तैयार करके जाना चाहिए। लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमें कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त करना है, हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, हमें कौन कौन से शिक्षण विधि का सहारा लेना है, हमें कहाँ कहाँ पुनरावृत्ति कार्य करनी है, हमें क्या क्या होमवर्क देना है, हमें कितना एक्सप्लेन करना है, हमें कहाँ कहाँ बच्चों से क्या क्या एक्टिविटीज़ करानी है। पूरी ढांचा जो है एक लेसन प्लान के थ्रू हम जब कक्षा कक्ष में जाएंगे प्लानिंग के थ्रू, तो निश्चित रूप से बच्चे अधिक से अधिक जो है सीखेंगे भी और शिक्षण की जो सफलता है, टीचिंग का जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी हम लोग हासिल कर सकते हैं। प्लानिंग करना चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत, अगला सिद्धांत कहता है आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। याद रखिए आवृत्ति बहुत ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट है वो उसने साबित किया हुआ है कि यदि ज्ञान को हम जितनी बार दोहराएं, जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, यदि उसकी पुनरावृत्ति, उसका आवृत्ति, दोहराना जितनी बार हम करेंगे उससे ज्ञान उतना ही स्थायी हो जाएगा। इसीलिए पाठ को पढ़ाने के समय उसी पीरियड में विषय को अधिक से अधिक दोहराने का प्रयास करना चाहिए। और ना हो तो यदि उस समय ना मिले तो अगले क्लास में या अगली कक्षा में उसी पीरियड में जो है हम अपने ज्ञान को बार बार दोहराएंगे। मतलब विषय वस्तु को बार बार दोहराना, विषय वस्तु की बार बार पुनरावृत्ति करना, ताकि ज्ञान जो है छात्रों के मानसिक पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाए। तो आवृत्ति का सिद्धांत यही कहता है। अब है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, सहज और सरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मल्टीपर्पस जो है अप्रोच लगाना चाहिए। हमने जितने भी सिद्धांतों की व्याख्या की वो सारे सिद्धांतों को हम अपने
टीचिंग में लाएं, मल्टीपर्पज़ तरीके से लाएं, एक साथ लाएं। तो जब एक साथ लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? पाठ पढ़ाते समय कभी स्वयं स्वस्थ वाचन करना चाहिए, फिर छात्रों से करवाना चाहिए, आदर्श वाचन करना चाहिए, अनुकरण वाचन करवाना चाहिए, उच्चारण की शुद्धि करवाना चाहिए, कठिन शब्दों के अर्थ बताने चाहिए, शब्दों की वर्तनी का अभ्यास कराना चाहिए, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना सिखाना चाहिए, व्याकरण के नियम बताने चाहिए, पाठ पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए लिखित कार्य कराने चाहिए। मतलब शिक्षण सिद्धांत के ऊपर में जितने भी व्याख्या किए गए हैं उसके अलावा ये सब सारी चीज़ें आप क्लासरूम में कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही भाषा शिक्षण पर में भाषा शिक्षा में जो है छात्र अधिक से अधिक रुचि ले सकेंगे और सीख सकेंगे। याद रखिए, भाषा जो है भाषा का अंतिम सिद्धांत ये कहता है अनुकरण। निश्चित रूप से अनुकरण का सिद्धांत आप जानते हैं। अनुकरण का मतलब नकल करना, किसी का नकल करना। तो अनुकरण का सिद्धांत हमें ये कहता है कि बालक भले ही अपने परिवार में अपने माता पिता से भाषा सीखता है, लेकिन वो भाषा जो है उसको उसके व्यक्तित्व को नहीं निखार सकता। व्यक्तित्व को निखारने के लिए अधिक से अधिक उसको बोलने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक सुनने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक जो है उस माहौल में रहने की ज़रूरत है जहाँ भाषा पर आधारित बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाए जाएँ। तो इसके लिए कक्ष में शिक्षक जो करते हैं, शिक्षक द्वारा जो करवाया जाता है, वो बच्चे जब उसको फॉलो करते हैं, जब बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर शुद्ध भाषा प्रयोग करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है और बच्चा जो है शुद्ध भाषा को अभिव्यक्त करना सीख जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अंतिम बस हम इस वीडियो को यही समाप्त करना चाह रहे हैं। हमने सीखा आज भाषा शिक्षण के सिद्धांत में भाषा शिक्षण कहते किसको हैं। हमने सीखा भाषा शिक्षण में कौन कौन से सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत। हमने सीखा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। हमने सीखा अनुपात और क्रम का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत और अंत में हमने सीखा अनुकरण का सिद्धांत। तो इस प्रकार से बच्चों, जब हम कोई शिक्षण कार्य करें, भाषा शिक्षण कार्य करें, तो अपने शिक्षण कार्य को सहज, सरल, सुगम, रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो शिक्षण सिद्धांत का वर्णन किया गया है उसको हम निश्चित रूप से फॉलो करें। और सभी भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह अपने बच्चों की मानसिक क्षमता, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, शिक्षण सामग्री और शिक्षण परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को अपनाए और अपनी शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, मनोवैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें जितने भी शिक्षण सिद्धांत हमने आज सीखे हैं वो सारे शिक्षण सिद्धांतों को अपने टीचिंग बिहेवियर में लाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।